हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट पार्ट दिल्ली सल्तनत के बारे में। जी हाँ, 5th वीडियो है ये। यहाँ पर हम लोगों ने कंपोजिट कल्चर के बारे में बात करना है आज, और आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के। इससे पहले की वीडियोज आई बटन पे लिंक दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है मैंने। यहाँ पर 4 वीडियोज में हम लोग ने 5 डायनेस्टीज को बहुत डिटेल में कवर किया है, जाकर उसे देख लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि शासन व्यवस्था के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो सबसे ऊंचा होता था और सबसे ऊपर होते थे वो होते थे सुल्तान, क्योंकि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते हैं सबसे ऊपर वहां पे तो राजशाही चलती थी, इसीलिए सुल्तान जो होते थे सबसे ऊंचा होता था। और सुल्तान का जो अहदा था उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी और उसको कोई भी चेक भी नहीं कर सकता था। इसीलिए सुल्तान के डिसीजन फाइनल होते थे और उसे कोई भी रिवर्स या आप कह सकते हो उसे वापस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मंत्री परिषद में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जितने भी रूलर्स हुए उन्होंने सुल्तान की उपाधि ली, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो था वो था वजीर का। जी हाँ, आज के समय में अगर आप प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स होती थी वो वजीर की पावर थी। वजीर जो है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, क्योंकि ये टैक्स को पूरा वसूलने का काम, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इन्हीं के अंदर आता था। और इनके डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने वजारत। जी हाँ, जितने डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ और जो इनके हेड थे उसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम और उनका पोर्टफोलियो है, तो उसको नोट कर लीजिए एक टेबल के फॉर्म में, जिससे आप भूले ना। तो दीवाने वजारत और वजीर इनके हेड होते थे और इनके अंदर पूरा का पूरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता था। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसा जहां से आएगा बाबू वही सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। तो यहाँ पर पैसे कहाँ से आ रहे थे? टैक्स के फॉर्म में, और एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स का सोर्स था। अगर अब हम बात करें अलग अलग जगह जहां से टैक्स आ रहा था, तो आपका जो टैक्स था वो मेनली 5 तरीके से आ रहा था, 5 अलग अलग जगहों से। बाकी और जगह से भी टैक्स लगता था, लेकिन मेन 5 टैक्सेस थे। सबसे पहला था खरास। खरास वो टैक्स था जो इंडियन फार्मर्स को देना पड़ता था। जी हाँ, इंडियन फार्मर्स पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। 1/3 की पॉलिसी ज्यादातर सारे रूलर्स ने अपनाई, यानी लगभग 33% टैक्स देना पड़ता था इंडियन फार्मर्स को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के केस में इसे 1/2 यानी 50% तक लाने की कोशिश की गई थी दोआब रीजन्स वगैरह में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है उसर। उसर जो था ये मुस्लिम फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था। मुस्लिम फार्मर्स को थोड़ी सी रियायत मिली हुई थी, क्योंकि भाई वो मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम रूलर्स थे, इसलिए उनको रियायत दिए थे, कम टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद जब हम बात करें तो खम्स। खम्स क्या था? जो जब ये लोग जाते थे, ये बेसिकली आक्रांता थे और ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा लूटपाट में यकीन रखते थे। तो जब ये लोग जाते थे लूटपाट लड़ाई झगड़े में, तो वहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारा सामान वगैरह लूट कर लाते थे। तो जो खम्स था वो एक तरह का टैक्स था, जो सोल्जर्स लेकर आए सामान, उसमें राजा को कुछ टैक्स देना पड़ता था। बेसिकली पूरे सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो 4/5 था ये। 4/5 मतलब लगभग 80% जो था वो राजा को देना पड़ता था। केवल ये जब फिरोज शाह तुगलक का समय आया था तो वहां 1/4 कर दिया गया था, मतलब कि राजा को केवल 25% दो, बाकी खुद रख लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट आपका था जजिया टैक्स। जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम टैक्स था। जो भी नॉन मुस्लिम लोग थे उन्हें वो टैक्स देना पड़ता था। राजा उन्हें कहता था भाई अगर हमारे राज्य में रहना है, हम आपकी रक्षा करें, आपको खाना पीना दिलवा रहे हैं, आप अपना काम करें, तो इस फॉर्म में आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। बहुत आप कह सकते हो नॉन मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट आपका था ज़कात। ज़कात एक ऐसा टैक्स था जो रिच मुस्लिम्स को देना पड़ता था। जो भी उनकी आय थी उसका 2.5% लगभग 2.5% एज अ
टैक्स मान लीजिए या आप क्या मान लीजिए वेलफेयर टैक्स, उनके नाम पर वो ज़कात देते थे। तो ये 5 टैक्स सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे। इसके अलावा भी टैक्स लगते थे जो आपके फॉरेन ट्रेड वगैरह में और इंटरनल ट्रेड में, लेकिन वो नॉमिनल टैक्सेस थे जो टाइम टू टाइम हटते और लगते रहते थे। सिंचाई पे भी टैक्स लगा था, मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ये बीच बीच में आराम से ऊपर नीचे होते रहते थे। ये 5 मेन तरह के टैक्सेस हैं। इसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से जो लेवल्स डिवाइडेड थे उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर होता था इक्ता। इक्ता जो था, इसको इक्तेदार जो थे वो रूल कर रहे होते थे या हेड कर रहे होते थे, राजा के ट्रस्टेड लोग होते थे। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता को ख़त्म किया था समय पे, याद रखिएगा। वहाँ पे उसने खालसा भूमि बनाई थी, मैंने वीडियो में बताया है। बाकी समय में इक्ता था और इसको हेड करते थे इक्तेदार्स, और ये सिस्टम कहलाता था इक्तेदारी सिस्टम। यहाँ पर राजा को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स और टैक्सेस ये लोग कलेक्ट करके देते थे, साथ ही में अपनी सेना मेंटेन करते थे, जिससे कि ये राजा को मदद करने आए जब कभी कोई विपत्ति काल हो या कहीं लड़ाई हो रही हो। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इक्ता के नीचे आता था परगना। परगना जो था ये आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट सबसे ऊपर इक्ता हो गया, उसके बाद नीचे परगना हो गया, और सबसे छोटी यूनिट, कभी कभी एग्जाम में इसके पूछा जाता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, विलेज, यानी कि गांव का लेवल जो था ये सबसे छोटा होता था। और इसको हेड करता गांव में चौधरी, और चौधरी ही टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करने के पूरे काम करता था। जितना भी टैक्स था वो सब कलेक्ट करने का काम कौन करता था, चौधरी। जब हम बात करते हैं आर्मी के बारे में, क्योंकि आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आर्मी ही मेंटेन करती थी लॉ एंड ऑर्डर और आगे जाके एक्सपीडिशंस करना, लड़ाइयाँ करना, राज्य जीतना, अपने राज्य को एक्सपैंड करना, ये सारा काम आर्मी का होता था। हेड यहाँ पर भी सुल्तानी होगा जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट की तो इसको दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। नोट कर लीजिए, जो भी इसका आप कह सकते हो सोल्जर्स का डिपार्टमेंट, आर्मी का डिपार्टमेंट था, इसका हेड होता था अरीज़े मुमालिक। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने अर्ज और अरीज़े मुमालिक ये हेड होता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके अंडर पूरी की पूरी सेना होती थी, ये पूरा सेनापति की तरह रूल करता था और काम भी इसका यही होता था कि सेना को मेंटेन करना। यहाँ पे 4 तरह के सोल्जर्स ये लोग अपॉइंट करते थे। एक सोल्जर्स जो डायरेक्टली सुल्तान अपॉइंट करता था, वो परमानेंट सोल्जर्स होते थे और सुल्तान उन्हें या तो वॉर हो तो भी रखता था, वॉर ना भी हो तो देश भर में चलाने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उन्हीं के थ्रू चलाता था। इसके बाद जब हम बात करें सेकंड, तो सेकंड जो होते थे वो इक्तेदार्स रखते थे। तो वो ऐसे सोल्जर्स थे जो इक्ता में रहते थे, इक्तेदार्स उन्हें रखते थे, और जब जरूरत पड़ती थी राजा को तो इक्तेदार्स इन्हें लेकर आते थे राजा की मदद के लिए। इसके बाद नॉन परमानेंट वर्कर्स थे या आप कह सकते हो सोल्जर्स थे, वो तब एम्प्लॉय किए जाते थे जब कभी बड़ी कोई लड़ाई होने वाली है तो स्पेशली लड़ाई के समय उन्हें अपॉइंट कर लेते थे और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था कि भाई आपका काम हो गया, आप जाइए, आपको पैसा वैसा दे दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक होते थे वॉलंटियर सोल्जर्स। वॉलंटियर सोल्जर्स बेसिकली मुस्लिम सोल्जर्स होते थे जो कभी हिंदू राज्य पे आक्रमण होता था उस समय लूटपाट करने की दृष्टि से या वहां पर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से केवल इसलिए ज्वाइन कर लेते थे आर्मी की वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो वॉलंटियर सोल्जर्स थे। आर्मी की बात करें तो आर्मी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक तो घोड़ा सेना थी, घोड़ा सेना यानी कि हॉर्स ट्रेड वाले जो जितने भी सोल्जर्स थे। दूसरी एलिफेंट की आर्मी थी यानी कि गज आर्मी, और तीसरी थी फुट आर्मी यानी कि पैदल सैनिक की आर्मी। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो पैदल आर्मी ही होती थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सबसे पहली घुड़सवार आर्मी यानी कि हॉर्स आर्मी होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो हॉर्स आर्मी में बहुत तेजी से अटैक कर करके अपने सोल्जर्स जो थे वो क्या कर सकते थे, दुश्मन को चौंका सकते थे। गज आर्मी यानी एलिफेंट आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था कि दुश्मनों को रौंदना और किलों को तोड़ना, ये इंपॉर्टेंट काम होता था। तो ये 3 पार्ट्स में बेसिकली आर्मी डिवाइडेड थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भर्तियाँ होती थी उसको आपने पढ़ा था अलाउद्दीन के समय पे, हुलिया लिखाना, प्रॉपरली उन्हें वेतन देना, उन्हें प्रॉपर डिपार्टमेंट के फॉर्म में रखना, दाग देना जिससे कि उनको सिंपल समझ में आए कौन सोल्जर है कौन नहीं, उन्हें परमानेंट बेसिस पे रखना। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इस समय में सोल्जर्स को रिलेटेड आए। इसके बाद जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगर एक, तो यहाँ पर जो रैंक थे सोल्जर्स के वो दशमलव सिस्टम से स्टार्ट हुए। अब यहाँ पे हायरार्की मेंटेन करने के लिए 10:1 का रेशियो एक मेंटेन करते थे, वही दशमलव सिस्टम इनका था। यहाँ पर सिस्टम में क्या करते थे ये कि हर 10 के ऊपर एक हेड होता था, यानी कि अगर हम घोड़ा सेना यानी कि घुड़सवार सेना की बात करें तो यही बेसिकली हर जगह फॉलो होता था, घुड़सवार सेना में भी होता था। तो सबसे पहला यहाँ पर होता था हर 10 घुड़सवार के ऊपर एक होता था और उसका
नाम होता था सरे खेल। सरे खेल जो होता था 10 के ऊपर एक, उसके 10 सरे खेल मिलते थे तो क्या बनाते थे, सिपे सालार। 10 सिपे सालार मिले तो एक अमीर बनाते थे, 10 अमीर मिलेंगे तो एक मलिक बनाएंगे, और एक 10 मलिक मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक खान। तो ये बेसिकली क्या होता था, 10 के ऊपर एक, मतलब 10 मलिक के ऊपर एक खान, इसी तरह से पूरा सिस्टम चलता था। तो ये बेसिकली दशमलव सिस्टम के नाम से जाना जाता था। अब बात कर लेते हैं जस्टिस के बारे में। जी हाँ, जस्टिस देने का क्या इनमें प्रावधान था, ये समझ लीजिए। जस्टिस देने के लिए सबसे ऊपर फिर से वही सुल्तान की बात करते हैं तो सुल्तान सबसे ऊपर होता था। सुल्तान जो था ये हेड था। 2 दिन माना जाता था कि सुल्तान अपना दरबार लगाता था और वहाँ पे जस्टिस दिया जाता था। सुल्तान को जो हेल्प करते थे इस डिपार्टमेंट को बोला जाता था काजी उल उजात। काजी उल उजात नाम से पूरा डिपार्टमेंट था और इसके हेड होते थे काजी। काजी जो होते थे बेसिकली ये रिलीजियस हेड होते थे, और ये काजी पूरे के पूरे आप कह सकते हो कुरान में पारंगत होते थे, और इनकी जो आप कह सकते हो सलाह थी, इसी पे डिसीजन वगैरह लिए जाते थे। ये शरीयत कानून माना जाता है जो इस्लाम में चलता है, तो इसी शरीयत कानून के तहत ये सारी चीज़ें चलती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको सामने आती हैं। जब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ गया था यहाँ पर, इंडो पर्शियन स्टाइल। जी हाँ, ये पर्शिया से बेसिकली ये लोग आए थे, तो इंडो पर्शियन स्टाइल आ गया था। यहाँ पर अभी तक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज होते थे जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते थे। अब इसको छोड़कर सेमी डोम यानी कि आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स यूज होने लगे हैं, और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनने लगे। जो पिरामिडिकल स्टाइल था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, आर्म डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, और मिनारेट्स मतलब मीनार के फॉर्म, जैसे कुतुब मीनार एक पूरा है आपका, ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होने लगे। बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री में। तो सोसाइटी में हिंदूज और मुस्लिम्स मेन जो 2 डिवीजन्स थे। हिंदूज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे थे। हिंदुओं में अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो अपनी चरम सीमा पे था। वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास, वैश्यास इस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मुस्लिम्स में। मुस्लिम्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, शिया सुन्नी। शिया सुन्नी मतलब ये जो बेसिकली रूलर्स थे सारे सुन्नी रूलर्स थे, तो शिया की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सुन्नी कंपेरेटिवली अच्छे स्थान पर थे। मुस्लिम्स में नॉर्मल आने के हिसाब से 2 फॉर्म में मुस्लिम टूट गए। एक फॉरेन मुस्लिम्स वो जो बाहर से आए थे, जो तुर्क वाले थे, तो वो तुर्किश मुस्लिम्स के नाम से जाने जाते थे। तो अलग अलग दुर्रानी, ईरानी, तुर्किश, तो अलग अलग नाम से बेसिकली जाने जाते थे। इसके बाद जो फॉरेन मुस्लिम्स थे उनका ओहदा बहुत ऊंचा था, उन्हें बहुत सम्मान, बहुत पैसे मिलते थे। लेकिन जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो बेसिकली कन्वर्टेड हिंदूज थे जो बेसिकली मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए। उन्हें दास बना के ज़्यादातर रखा जाता था, उन्हें एक्सप्लॉइट्स किया जाता था। लेकिन हिंदुओं के मुकाबले तब भी उनकी स्थिति अच्छी थी, इसी वजह से शायद उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब भाई वो उनका नज़रिया था कि उन्होंने किया, तो इसी वजह से मुस्लिम्स में ये बेसिकली डिवीज़न था। स्लेव्स की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है ये लोग बहुत ज़्यादा स्लेव्स रखने में यकीन रखते थे। स्लेव में भी जो मुस्लिम स्लेव्स थे उनकी रैंक धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी के बाद मुस्लिम्स अलग अलग अहदे में और सोल्जर्स बनकर अच्छे रैंक्स में आ गए थे, और हिंदुओं को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा मंदिर इन्होंने तोड़े, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो हिंदू डाइटीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाया, और अपने राज्य और अपने आप कह सकते हो धर्म का प्रचार प्रसार बेसिकली करना चाहते थे। अब बात करें कुछ कंपोजिट कल्चर की, तो यहाँ पर बेसिकली फ़ारसी और हिंदी ये 2 अलग अलग लैंग्वेज थी। जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो पूरी तरह से चेंज होकर पर्शियन लैंग्वेज हो गई इंडिया में। अब पर्शियन लैंग्वेज में सारा काम काज हो रहा था। इसी तरह से जो बेसिकली फ़ारसी लैंग्वेज थी और हिंदी लैंग्वेज ये मिक्स होकर उर्दू एक नया आप कह सकते हो ज़बान बना जो लोगों को समझ में आए, तो वो उर्दू लैंग्वेज बना। यहाँ पर जो आप कह सकते हो वीणा था, वीणा को आप कह सकते हो मॉडिफाई करके सितार के फॉर्म में चेंज किया गया। यहाँ पर जो आप कह सकते हो भजन थी, ठुमरी थी, ये सब काफ़ी कुछ चेंज होकर गज़ल, कव्वाली, इस तरह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो न्यू आप कह सकते हो म्यूज़िक फॉर्म्स डेवलप हुए। फूड में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए, मीट वगैरह बहुत ज़्यादा इंडिया में बनने लगा। पहले जो हिंदूज थे वो सब ये तो राजा खाते थे, बाकी मेनली तो आप कह सकते हो वेजिटेरियन ही होते थे, लेकिन रोस्टेड मीट, कबाब्स,
गिलोटी कबाब्स और आप कह सकते हो जितने भी आप कह सकते हो रोस्टेड मटन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फ्लरिश किया। इसके बाद आपका बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि एग्रीकल्चरल टैक्स वगैरह लेकर ये राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा थे और एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन था, सबसे ज़्यादा मेनली एग्रीकल्चर था। लेकिन ऐसी नहीं थी कि ट्रेड और आप कह सकते हो कॉमर्स फ्लरिश नहीं कर रहा था, ट्रेड कॉमर्स भी था, उद्योग भी थे, जैसे कॉटन इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई थी, कॉटन टेक्सटाइल सिल्क इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में काम कर रहे थे लोग और अपना व्यापार वगैरह चला रहे थे। तो काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति में था इकोनॉमी। लेकिन हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। वुमेन की स्थिति लास्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते क्योंकि वुमेन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वुमेन हिंदूज़ में भी कुछ बुरी प्रथा चल रही थी जैसे सती सिस्टम, जौहर, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मुस्लिम वुमेन्स थी उन्हें भी केवल एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उपभोग का वस्तु समझकर उनको केवल एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थे, पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा था, वुमेन्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी। इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है, क्योंकि कमेंट करके आप जो बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जल्दी से वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।